हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ईवीएस का 2019 पेपर पहले हम कर चुके हैं एक, आज हम दूसरा उसका करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसका देखिए क्या है। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने की संभावित सही कारणों को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए 4 कारण दिए हैं, इनमें से कौन कौन से कारण हो सकते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, ये सही बात है। अब मोस्टली क्या होता है, घर बनते जा रहे हैं, तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई। आप देख रहे हैं कि रोड हमारी कोलतार सीमेंट की, जहाँ से क्या होता है कि पानी अंदर सोख नहीं पाती है ज़मीन, तो ये भी आपका सही है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। गांव में अभी भी लोग अगर कुएं हैं तो उनका यूज़ करते हैं, तो ये आपका रॉन्ग है। एंड भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। आप देखते हैं सभी के यहाँ, आप समर है या मोटर है, तो उससे भी पानी बहुत ज़्यादा ही खींचा जाता है। तो ये इसमें आपका ए, बी और डी ये सभी सही हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, तो यही आपका राइट ऑप्शन है। बच्चा क्या करता है, वो ये सोचता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वही हमारा परिवेश है। वो इतना विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इन सभी विषयों को वो अच्छे से नहीं समझ पाता, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटे बच्चों को ईवीएस पढ़ानी है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़ और जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? तो ये कहाँ पर है? ये आबू धाबी में है। ठीक है, आबू धाबी में क्या होता है, जितनी दूर आप जाते हैं वहाँ पर आपको रेत के टीले दिखाई देते हैं। यहाँ पर हरियाली नहीं है और ना ही कोई पेड़ पौधा है। आबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4th, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम के उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों, ऐसा क्यों किया गया है बताइए आप? बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो अपने ही परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों से एक है? पूरा जो आपका ईवीएस है वो बस इन 6 जो थीम्स हैं उन पर बेस्ड है, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सी थीम है, कौन सी सब थीम्स भी आ जाती हैं इनकी। तो आपकी 6 मेन थीम्स कौन सी हैं? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ये है काम और खेल, ठीक है, ये सब थीम है। काम और खेल परिवार एवं मित्र की उप थीम है, सब थीम है। ठीक है, तो ये मुख्य थीम नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। क्या सच है? ए सच है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ये हम पहले भी क्लास में जब पेपर कराया था तब आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें जो मैथ है और ये इनके थ्रू आपको अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे एक्टिव रहने चाहिए। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले हम क्या है इसमें, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। बच्चों को क्लास के अंदर सीमित नहीं करना है, उनको उनके परिवेश से रूबरू कराना है, बताना है उनको। तो ये भी सही है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना। डी वाला सही है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। ठीक है, और इसमें जो बी वाला था कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये नहीं था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ए, सी और डी इसमें करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है।
सबसे प्रभावशाली क्या है बच्चों के लिए? किस्से कहानियाँ होती हैं। किस्से कहानियाँ क्यों होती हैं? कि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए बच्चों के लिए किस्से कहानियाँ एक प्रभावशाली युक्ति है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो क्या सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं को बल देता है। हमें बच्चों को रटंत नहीं कराना है, कि रटंत विद्या नहीं देनी है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को मौका देना है कि बच्चे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखें, प्रश्न करें, प्रयोग करें। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है, तो सिर्फ परिभाषाएं नहीं रटानी है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे किस हिसाब से जो आप समझा रहे हैं उस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं या नहीं, इसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है बच्चों को खोजने के अवसर देना। तो ये अभी हम पिछले क्वेश्चन में समझ ही चुके हैं कि उनको एक्टिव बनाना है, एक्सप्लोर करवाना है कि बच्चे किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है। ठीक है, तो ए, बी और सी ये तीनों ही सही हैं। डी कैसा है? बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। बिल्कुल नहीं, हमें बायस तो होना ही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए, बी और सी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? अन्य सोर्सों की मदद के लिए सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं हैं। ये भी राइट है कि सिर्फ पर्यावरण हम बुक्स से ही और टीचर से ही नहीं सीख सकते हैं, बाहर परिवेश में जाकर भी सीखना ज़रूरी है। ये पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास कराता है, ये भी राइट है। ठीक है, ये शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये भी सही है कि बच्चे किस पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है, ये बच्चों को सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। तो ये इतना मतलब वैल्यूबल आंसर नहीं है, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ए, बी, सी आपके सही हैं और डी आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो संकेतक क्या नहीं होना चाहिए? याद करना। वही ये रटंत विद्या आपको नहीं करानी, याद नहीं कराना, आपको कोऑपरेशन को, सहभागिता, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार करना, ये इम्पॉर्टेंट है। आपके याद पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या होता है? सीखने के लिए समान आकलन। ठीक है, इस प्रक्रिया में बच्चे क्या करते हैं कि उद्देश्य के निर्धारण, अपनी प्रगति की जांच करते हैं और परिणामों पर पुनर्विचार की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो स्व आकलन क्या है? सीखने के लिए समान आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है का एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, ये बताना है। तो ये सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल राइट है। हमें पीयर लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे बच्चे अपने जो बच्चे हैं उनके आसपास के जो सर्कल है, उनका फ्रेंड सर्कल और जो उनके सहपाठी हैं उनके साथ में सीख सके। ये बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो ये भी आपका राइट ऑप्शन है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये कोई वैल्यूबल आंसर नहीं है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए, अनुशासन के लिए भी नहीं, इसके जो राइट ऑप्शन है ए और बी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन है आपका, ए, बी ओनली। ठीक है, ये दो ही आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं, जहाँ पर आपको ये दिख जाए कि परिभाषाएं याद कराना या पाठ्य पुस्तक पर फोकस करना, तो ये तो बिल्कुल सही है ही नहीं। ठीक है, तो तुरंत आप इसको टिक कर सकते हैं, बट चारों ऑप्शन आपको पढ़ने होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? जब बच्चा चित्र को देखेगा तो वो ऑब्ज़र्व करेगा। ठीक है,
कि उस चित्र में क्या क्या चीज़ें हैं। वो फिर क्या करेगा, उस चीज़ को बताएगा कि हाँ इसमें ये है और पेड़ हैं, पौधे हैं, तो ये भी एक्सप्रेस करेगा, अभिव्यक्ति करेगा, ये भी सही है। विश्लेषण करेगा, एनालाइज करेगा, ये भी आपका सही है। ठीक है, प्रयोग करना ये इतना नहीं राइट ऑप्शन है, तो इसमें ए बी सी आपके ये 3 ऑप्शन सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीकी का उपयोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 18 है आपका, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, झूम खेती से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कोई ना किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो हो सकता है हर मीटिंग में आपको मिल जाए। तो झूम खेती क्या होती है? एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। जी नहीं, ये नहीं है। इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं, सॉरी, इसमें आपका राइट ऑप्शन ए ही है। इसमें क्या है कि जब फसल कट जाती है तो उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, झूम खेती आदिवासियों द्वारा प्रचलित खेती है जो पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र नागालैंड और मेघालय में की जाती है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन इसमें क्या है? एक फसल प्राप्त करने कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो थोड़े दिनों के लिए मतलब खत्म हो जाती है। जब उर्वरा शक्ति वापस आ जाती है फिर उस पर दोबारा से खेती करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए है, सॉरी डी है, जो कि ऑप्शन ओनली ए। अब नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। घर पर 2 मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। ये स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र के नीचे दिए गए किसी प्रदेश का भाग है। तो ये किस टाइप के ये जो घर हैं वो किस जगह पर हैं? जम्मू और कश्मीर के। जम्मू और कश्मीर के घर क्यों गए? इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिए, घर 2 मंजिलें होते हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और अपने आप पहली मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड तो ये लाइन तो आपको लिखी ही मिलेगी। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि 2 मंजिल हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान और दूसरी मंजिल पर स्वयं रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग से देखते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वो हर चीज़ को काला और सफ़ेद रंग से देखते हैं। नेक्स्ट है, केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। जी नहीं, ये गलत है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये भी गलत है। केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों में ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, यानी कि अब हम देख सकते हैं इसमें सी और डी आपके सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी और डी और ए भी इसका राइट ऑप्शन है। मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं जिससे क्या होता है, मल में ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। सॉरी, यहाँ पर हमने आपको पहले ए को रॉन्ग बता दिया था, बट यहाँ पर ए भी सही है। तो ए, सी और डी, ओनली बी यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिवासी हज़ारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन क्या है? तो इसमें सी आपका राइट है। ये जो कांसा होता है वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। नारियल डली हुई करी और टैपियोका, नारियल मोस्टली कहाँ होता है? केरल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ का भोजन हो गया? केरल का भोजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिवस हमारे क्या हैं? ये पूर्णिमा को मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह का
के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि मैप बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईवीएस के क्वेश्चंस 30 आउट ऑफ 30 करना चाहते हैं तो मैप को डेली देखिए अभी से, ठीक है। तो कर्नाटक, केरल, गुजरात ये आपके अरब सागर से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आपका गोवा भी आ जाता है, गोवा भी आपका अरब सागर में है। तो अब 26 क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ है? ये आप मैप पर जब अच्छे से फोकस रखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये उड़ीसा के उत्तर में है, ओके। इसका 26 का राइट आंसर है उड़ीसा के उत्तर में। 27 देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? पेट्रोलियम से कोयला, ठीक है। एलपीजी, डीजल, मोम, कोल tar, ग्रीस, ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी से में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव में से चली। अगले दिन 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। यदि उस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो कुल समय कितना है? 21 घंटे 30 मिनट हो गए। तो 9:45 से आपको इसको जोड़ देना है तो कितना हो गया? 7:15। रेलगाड़ी की दूरी कितनी इन्होंने बताई? 1140 किलोमीटर। अब चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर यहाँ पर क्या है? दूरी बटे समय होता है ये रूल। तो आप इसको दूरी और समय को आपने जो लिखा है उसको अच्छे से वहाँ पर उसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। आपका कितना आ गया? 53 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब 29 देखिए, हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोगों की खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? तो टिन क्या है? ये भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, ठीक है, वो आपकी टिन खेती कही जाती है। ये खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में की जाती है। इस खेती का निर्णय लॉटरी द्वारा निकाला जाता है। तो जिसके नाम से लॉटरी निकल आती वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 टिन ज़मीन मांग लेता है, जिससे क्या होता है? लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और जितने भी किसान होते हैं उन सबको बराबर जिस हिसाब से उनकी सामर्थ्य होती है उस हिसाब से उनको ज़मीन मिल जाती है, ठीक है। तो यह भूमि जिस पर किसान 1 टिन बीज बोता है वो टिन खेती कहलाती है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आप X पर स्थित हैं और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में है, 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप B पर जाते हैं जो ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप Y पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं जो C के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप अपने आप को मान कर चलिए कि आप किस हिसाब से चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आप A पर जाते हैं जो X से ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो उत्तर की तरफ जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो हम उत्तर की तरफ यानी ऊपर जाएंगे 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। 30 मीटर की दूरी पर हो गया यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या बोला? फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम। तो आप अगर यहाँ पर पॉइंट है तो पश्चिम आपका किधर हो गया? इस साइड हो गया, ठीक है। तो पश्चिम में कितनी दूरी है आपकी? 40 मीटर है। तो यहाँ पर आपका 40 हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है? 40 मीटर C पर जाते हैं, C यहाँ पर हो गया। अब B के ठीक उत्तर में 30 मीटर, फिर से यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर B पर 30 मीटर दूरी पर यहाँ पर फिर से आप उत्तर में आ गए, ठीक है। अंत में Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो ठीक पश्चिम में। फिर आप यहाँ से पश्चिम की तरफ दिशाएं तो आपको याद ही करनी होगी कहाँ पर होती हैं, पता ही होगा, आप यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये वाली दूरी बतानी है। तो ये हमारा क्या है? उत्तर पूर्व है कि दक्षिण पूर्व? बताइए। ये हमारा क्या हो गया? दक्षिण पूर्व, ठीक है, क्योंकि हमें ये यहाँ से और इस साइड की दूरी बतानी है। विद्यालय से आपके घर की दूरी बतानी है। अगर आपके घर से विद्यालय की दूरी बतानी होती तो वो उत्तर पूर्व होता, क्योंकि हमें विद्यालय से घर की दूरी बतानी है तो वो दक्षिण पूर्व है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप
आपको समझ में आया और ठीक लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।